हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारा आज का टॉपिक है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इट्स चेंजेस। यानी उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है और उत्पादन संभावना वक्र में परिवर्तन जो किस प्रकार से आ सकते हैं और वो जो परिवर्तन होते हैं उसके कारण क्या होते हैं और वो परिवर्तन जो होते हैं वो किस चीज़ को जो दिखाते हैं। तो कोई भी जो इकोनॉमी होती है उस इकोनॉमी को कुछ सामान्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है और प्रत्येक इकोनॉमी जो है उन समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास भी करती है। तो जो मुख्य केंद्रीय समस्याएं होती है वो 3 प्रकार की होती है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। दूसरी जो समस्या होती है कि उत्पादन जो है वो कैसे किया जाए और तीसरी समस्या होती है उत्पादन किसके लिए किया जाए। तो इन सभी जो समस्याएं हैं इनका समाधान उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से किया जा सकता है। तो जब उत्पादन संभावना वक्र इन समस्याओं के समाधान में सहायक है तो हमें जो है उत्पादन संभावना वक्र के बारे में जो है पहले जानना होगा ताकि हम जो है इन केंद्रीय समस्याओं का समाधान कर सकें। सबसे पहले हम अवसर लागत के बारे में जानते हैं, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्या होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है इसको हम चयन की लागत भी कहते हैं, क्योंकि जब हम किसी एक विकल्प का चुनाव करते हैं तो हमें दूसरे विकल्प का त्याग करना पड़ता है। जैसे आप जो है साइंस ले सकते हो, उसके लिए आपको जो है आर्ट और कॉमर्स का त्याग करना पड़ेगा। अगर आप आर्ट लेते हो तो आपको जो है साइंस और कॉमर्स का त्याग करना पड़ेगा। अगर आप कॉमर्स लेते हो तो आपको जो है आर्ट और साइंस का त्याग करना पड़ेगा। तो अगर आप एक चीज़ को लेते हो तो उसके लिए हमें जो है दूसरी चीज़ का त्याग करना पड़ता है, दूसरे विकल्प का त्याग करना पड़ता है। और प्रत्येक जो विवेकशील मनुष्य होता है वो सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करता है और उसे दूसरा जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प है उसका त्याग करना पड़ता है। तो इस प्रकार दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प की जो लागत है वही जो है अवसर लागत कहलाती है। एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझते हैं। 1 एकड़ जमीन में उत्पादन करने की संभावनाएं है कि एक व्यक्ति जो है 1 एकड़ जमीन में गेहूं बोता है तो 20,000 रुपये की गेहूं होती है। अगर उसी ज़मीन में वो चावल का प्रोडक्शन करता है तो 25,000 रुपये के चावल होते हैं और अगर उसी ज़मीन में वो चने का प्रोडक्शन करता है तो 35,000 रुपये के चना होता है। अब क्योंकि वो तीनों चीज़ें एक साथ नहीं बो सकता, ज़मीन सीमित है, इसलिए उसे इनमें से किसी एक विकल्प का चुनाव करना पड़ेगा। और जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि वो सर्वश्रेष्ठ विकल्प को चुनेगा, तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प है वो चने का है, यानी वो चने बोने का निर्णय लेगा। अब उसे दूसरा सर्वश्रेष्ठ विकल्प कि दूसरा अगर उसे ये मौका ना मिलता चने बोने का तो वो जो है चावल बोता, तो दूसरा जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प है उसका यानी चावल का उसे त्याग करना पड़ेगा। तो चने के जो 35,000 रुपये के चना प्रोडक्शन है उसके लिए जो अवसर लागत है वो है 25,000 रुपये का चावल का त्याग। तो इस प्रकार से दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प का जो त्याग किया जाता है उसकी लागत जो होती है वो अवसर लागत कहलाती है। अब हम उत्पादन संभावना वक्र के बारे में जानते हैं। उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र होता है जो किन्हीं दो वस्तुओं के उत्पादन के उन विभिन्न संयोगों को दिखाता है जिन्हें दी हुई तकनीक और साधनों का प्रयोग करते हुए उत्पादित किया जा सकता है। यानी एक प्रोड्यूसर के पास में उत्पादन के साधन भी दे रखे और उत्पादन की तकनीक भी दे रखी है। अब वो अलग अलग जो वस्तुएं हैं उनके प्रोडक्शन में अलग अलग साधनों का प्रयोग कर सकता है। तो जब वो अलग अलग प्रोडक्शन में अलग अलग मात्रा में साधनों का प्रयोग करेगा तो उनकी अलग अलग मात्रा का जो उत्पादन है हो सकता है। तो उन उत्पादन के संयोगों को, उन कॉम्बिनेशन को हम जो है रेखा चित्र के द्वारा दिखाते हैं तो उसे हम जो है उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। उत्पादन संभावना अनुसूची, जब हम उत्पादन के विभिन्न संयोगों को तालिका के द्वारा दिखाते हैं तो उसको हम जो है उत्पादन संभावना तालिका या उत्पादन संभावना अनुसूची कहते हैं। तो उत्पादन संभावना अनुसूची वह अनुसूची है जो किन्हीं दो वस्तुओं के उत्पादन के उन विभिन्न संयोगों को दिखाती है जिन्हें दी हुई तकनीक और साधनों का प्रयोग करते हुए उत्पादित किया जा सकता है। तो आइए अब हम इसको उदाहरण के द्वारा देखते हैं। यहाँ पर जो है वस्तुएं दे रखी है जिनका प्रोडक्शन किया जा सकता है। एक तो गेहूं है और दूसरा चावल है और ये जो है लाख टन में है। अब अगर एक व्यक्ति सारे के सारे साधन गेहूं के प्रोडक्शन में लगा देता है तो 10 लाख टन गेहूं का प्रोडक्शन कर सकता है। अब जब सारे के सारे साधन गेहूं के प्रोडक्शन में लगा दिए तो चावल का उत्पादन शून्य होगा। अब अगर वो चावल की 1 लाख इकाइयों का प्रोडक्शन करना चाहता है तो क्योंकि उसके पास में साधन सीमित है, अब चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिए उसे गेहूं के उत्पादन में से कुछ साधनों को निकालना पड़ेगा। तो इससे गेहूं के जो उत्पादन है उसमें कमी आएगी और गेहूं का उत्पादन जो है कम होकर के 8 लाख टन हो जाता है। तो ए कॉम्बिनेशन
10 जीरो, बी कॉम्बिनेशन जो है वो 8 1, सी कॉम्बिनेशन जो है वो 2 लाख टन चावल का उत्पादन, 6 लाख टन गेहूं का उत्पादन। इसी प्रकार से डी कॉम्बिनेशन और ई कॉम्बिनेशन में जो सारे के सारे साधन जो होते हैं वो चावल के प्रोडक्शन में लगा दिए जाते हैं। तो 4 लाख चावल का प्रोडक्शन किया, 4 लाख इकाइयों का प्रोडक्शन किया जा सकता है। और उस अवस्था के अंदर क्योंकि गेहूं में कोई भी साधन नहीं लगाया तो गेहूं का उत्पादन है वो शून्य होगा। तो इस प्रकार से हमारे पास में उत्पादन के 5 संयोग है, ए, बी, सी, डी और ई। इनको हम जो उत्पादन संभावना तालिका कहते हैं। और इसी चीज को जब आप रेखा चित्र के द्वारा बनाते हैं तो वो जो है उत्पादन संभावना वक्र बन जाता है। तो अब हम उत्पादन संभावना वक्र के बारे में देखते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ओ एक्स अक्ष के ऊपर हमने जो है राइस का प्रोडक्शन लिया है और ओ वाई के ऊपर हमने चावल का गेहूं का प्रोडक्शन लिया है। अब अगर एक व्यक्ति अपने जो पास में साधन है उस सभी साधनों को जो है गेहूं के उत्पादन में लगा देता है तो गेहूं की 10 लाख टन जो है इकाई 10 लाख टन का प्रोडक्शन किया जा सकता है। ऐसी अवस्था में चावल का प्रोडक्शन जो वो शून्य होगा। तो हमारे पास में जो है ए कॉम्बिनेशन आ गया। ए कॉम्बिनेशन 10 और शून्य का है। अब अगर चावल का उत्पादन बढ़ा करके 1 लाख इकाई टन किया जाता है तो उससे गेहूं के उत्पादन में कमी होगी और गेहूं का उत्पादन कम होकर के 8 लाख टन हो जाता है। तो इस प्रकार हमारे पास में एक और कॉम्बिनेशन आ जाता है, कॉम्बिनेशन बी। बी कॉम्बिनेशन दिखाता है 8 लाख टन गेहूं और 1 लाख टन चावल। इसी प्रकार से जब उत्पादन और बढ़ाया जाता है चावल का तो चावल की 2 लाख टन का प्रोडक्शन किया जाता है तो गेहूं का प्रोडक्शन जो है 8 लाख टन से कम होकर के 6 लाख टन हो जाता है। इस प्रकार से हमारे पास एक और कॉम्बिनेशन आ जाता है, सी कॉम्बिनेशन। इसी प्रकार से जब चावल का उत्पादन और बढ़ाया जाता है तो गेहूं के उत्पादन में और कमी आ जाती है और इस प्रकार से हमारे पास में एक डी कॉम्बिनेशन आ जाता है। इसी प्रकार से जब सारे के सारे साधन राइस में लगा दिए जाते हैं तो राइस की 4 लाख टन इकाइयों का प्रोडक्शन किया जा सकता है और उस अवस्था के अंदर गेहूं का प्रोडक्शन है वो शून्य होगा। तो इस प्रकार हमारे पास में जो है एक और कॉम्बिनेशन आ जाता है, कॉम्बिनेशन ई। अब आप इन सभी बिंदुओं को मिला दीजिए, ए बी सी डी ई, और इन बिंदुओं को जब हम मिलाते हैं तो हमारे पास में ये जो रेखा आई है रेड कलर की, ये जो है उत्पादन संभावना वक्र को दिखाती है। तो अब देखिए उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुएं यहाँ पर गेहूं और चावल, दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दिखाती है। संयोग कौन कौन से हैं, ए बी सी डी ई, जिनका उत्पादन जो है दिए हुए साधनों और दी हुई तकनीक के आधार पर किया जा सकता है। तो ये अपना उत्पादन संभावना वक्र है। अब हम देखते हैं प्राप्य और अप्राप्य संयोग। प्राप्य अटेनेबल, अप्राप्य नॉन अटेनेबल। यानी प्राप्य बिंदु उत्पादन का वो बिंदु या वो संयोग होता है जिसको उत्पादन के साधनों की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है। और अप्राप्य संयोग वो संयोग होता है जो एक देश की उत्पादन क्षमता से बाहर होता है। यानी एक देश की इकोनॉमी जो चाह करके भी उस स्तर का उत्पादन नहीं कर सकती। तो प्राप्य बिंदु वो बिंदु होते हैं जो या तो उत्पादन संभावना वक्र की जो रेखा है उस पर होते हैं, जैसे ए डी और ई। ए डी और ई जो कॉम्बिनेशन है उन सभी कॉम्बिनेशन को एक इकोनॉमी जो है वो प्राप्त कर सकती है, उनका उत्पादन किया जा सकता है। अगर कोई बिंदु इसके अंदर भी है उत्पादन संभावना वक्र के, जैसे एफ बिंदु है, तो उस बिंदु का प्रोडक्शन भी जो किया जा सकता है। तो एक देश की इकोनॉमी जो है अगर साधन और टेक्नोलॉजी दे रखी है तो ए और ई इस एरिया के अंदर ही जो है प्रोडक्शन कर सकते हैं। ओ ए ई का जो क्षेत्र है वो प्राप्य क्षेत्र है। अगर इस क्षेत्र से बाहर कोई भी बिंदु है, जैसे जी बिंदु है, तो वो अप्राप्य संयोग होगा, क्योंकि जी बिंदु का उत्पादन करने के लिए, जी बिंदु को प्राप्त करने के लिए एक इकोनॉमी के पास में संसाधन पर्याप्त मात्रा में नहीं है। तो जो भी उत्पादन संभावना वक्र के बाहर बिंदु होता है वो बिंदु जो होता है नॉन अटेनेबल या अप्राप्य बिंदु होता है, जिस स्तर का उत्पादन कोई भी इकोनॉमी नहीं कर सकती। अब आता है कुशल और अकुशल संयोग। कुशल प्रोडक्शन का जो संयोग है ये वो संयोग होता है जिसमें अगर हम एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो दूसरी वस्तु का उत्पादन हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि सारे के सारे साधन जो होते हैं अपनी पूर्ण कुशलता से काम कर रहे होते हैं, कोई भी साधन जो है बेकार नहीं होता। ऐसे में जब हम एक वस्तु को उत्पादन बढ़ाएंगे तो कुछ साधनों को दूसरी वस्तु से निकालना पड़ेगा, जिससे दूसरी वस्तु के उत्पादन में कमी आएगी।
तो कुशल संयोग वो संयोग होते हैं जिसमें बिना एक वस्तु के उत्पादन में कमी किए दूसरी वस्तु का उत्पादन बढ़ाना संभव ना हो। और अकुशल संयोग वो संयोग होते हैं जिनमें एक वस्तु के उत्पादन में कमी किए बिना दूसरी वस्तु का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है या दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन एक साथ बढ़ाया जा सकता है। इसको हम जो है अकुशल संयोग कहते हैं। तो ये जो उत्पादन संभावना वक्र होता है, उस उत्पादन संभावना वक्र के ऊपर जो भी बिंदु होता है कि बिल्कुल इस रेखा के ऊपर कोई भी बिंदु है वो जो है कुशल संयोग कहलाता है। जैसे यहाँ पर बी और डी बिंदु है जो कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पर है, तो इसको हम जो कुशल संयोग कहेंगे। क्योंकि आप बी बिंदु से अगर कोई भी उत्पादन बढ़ाना चाहते हो तो आपको एक वस्तु का उत्पादन अवश्य कम करना पड़ेगा। लेकिन उत्पादन संभावना के वक्र के अंदर जो भी बिंदु होता है वो जो है अकुशल संयोग को दिखाता है। मान लीजिए इकोनॉमी सी बिंदु पर है। अब सी बिंदु से इकोनॉमी डी बिंदु पर जा सकती है। अगर डी बिंदु पर जाएगी तो इससे जो है गेहूं का प्रोडक्शन तो सेम रहेगा क्योंकि गेहूं का प्रोडक्शन सी रेखा के समान किया जा रहा है। लेकिन चावल का प्रोडक्शन जो है वो बी से बढ़ करके डी बिंदु पर चला जाता है। तो इससे एक वस्तु के उत्पादन में कमी नहीं हुई लेकिन दूसरी वस्तु का उत्पादन बढ़ गया, तो ये अकुशल संयोग है। इसी प्रकार से अगर सी से आप बी पर जाते हैं तो राइस जो है उसका प्रोडक्शन पहले भी ओ सी की रेखा के बराबर हो रहा था, अब भी उतना ही हो रहा है। लेकिन चावल गेहूं का जो प्रोडक्शन है वो सी से बढ़ करके बी बिंदु पर चला गया है। तो इस प्रकार से ये जो उत्पादन संभावना वक्र के अंदर जो भी बिंदु होता है वो अकुशल संयोग का बिंदु कहलाता है। अब साधनों में वृद्धि या विकास, कोई भी इकोनॉमी जो होती है अगर उस इकोनॉमी के अंदर उत्पादन के साधनों में वृद्धि हो जाती है, उत्पादन के साधनों का विकास होता है, तो उसके कारण जो है सभी वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि होती है। और जब कभी भी उत्पादन में वृद्धि होती है तो उससे उत्पादन संभावना वक्र जो होता है वो दाईं ओर खिसक जाता है। तो प्रारंभ में आप देखिए उत्पादन संभावना वक्र जो है ए है, इसका मतलब अधिकतम ओ बी तक जो ए बी है उत्पादन संभावना वक्र, तो गेहूं का उत्पादन हम ओ ए मैक्सिमम कर सकते हैं और चावल का उत्पादन हम जो है ओ बी मैक्सिमम कर सकते हैं। अब उत्पादन के साधनों में वृद्धि हो गई, जब उत्पादन के साधनों में वृद्धि हुई तो उससे जो गेहूं है उसका भी प्रोडक्शन बढ़ गया, गेहूं का प्रोडक्शन ओ ए से बढ़ करके ओ सी हो जाता है और चावल का प्रोडक्शन भी ओ बी से बढ़ करके ओ डी हो जाता है। अब सी और डी जो नया उत्पादन संभावना वक्र है, तो जब कभी भी उत्पादन के साधनों में वृद्धि होती है, उनका विकास होता है, तो उसके कारण उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर चला जाता है और दाईं ओर उत्पादन संभावना वक्र उत्पादन के ऊंचे स्तर को दिखाता है। दो वस्तुओं की तकनीक में सुधार, जैसे मान लीजिए हम दो ही वस्तुओं का प्रोडक्शन कर रहे हैं, व्हीट और राइस का। अगर इन दोनों की ही तकनीक पहले से कुशल हो जाती है तो इन दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि होगी। पहले हम चावल का जो प्रोडक्शन करें ओ बी प्रोडक्शन कर रहे हैं, अब अगर चावल की तकनीक बेहतर हो जाती है तो चावल का उत्पादन ओ बी से बढ़कर के ओ डी हो जाता है। इसी प्रकार से पहले हम गेहूं का प्रोडक्शन कर रहे थे ओ ए, जब गेहूं का प्रोडक्शन करने की टेक्नोलॉजी में सुधार होता है तो इससे गेहूं का उत्पादन ओ ए से बढ़कर के ओ सी हो जाता है। अब अगर आप सी और डी बिंदु को मिला देते हैं तो हमारे पास में एक नया उत्पादन संभावना वक्र आता है सी डी, जो कि पूर्व के उत्पादन संभावना वक्र ए बी से ऊंचे उत्पादन के स्तर को दिखाता है। तो इस प्रकार जब कभी भी उत्पादन की टेक्नोलॉजी में सुधार होता है दोनों ही वस्तुओं की, तो दोनों ही वस्तुओं का जो है वो उत्पादन है बढ़ता है। इसमें जो परिणाम है वो सेम वही आता है जैसा उत्पादन के साधनों में वृद्धि का परिणाम आता है। अब हम देखते हैं कि अगर एक ही वस्तु की तकनीक में सुधार होता है, मान लीजिए गेहूं की टेक्नोलॉजी वो पहले से अच्छी होगी, तो उत्पादन किसका बढ़ेगा? गेहूं का, क्योंकि अब हम उतने ही साधन लगा करके गेहूं का उत्पादन है वो पहले से अधिक ले सकते हैं। ये यहाँ पर प्रारंभिक उत्पादन संभावना वक्र ए ई है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि जो मौजूदा तकनीक है और जो मौजूदा साधन है उनका यूज करते हुए गेहूं का प्रोडक्शन जो वो ओ ए किया जा सकता है और चावल का प्रोडक्शन ओ ई किया जा सकता है। अब गेहूं की जो टेक्नोलॉजी है उसमें सुधार हो गया, जिसकी वजह से गेहूं का उत्पादन जो ओ ए से बढ़ करके ओ बी हो जाता है। लेकिन क्योंकि चावल की टेक्नोलॉजी में कोई सुधार नहीं हुआ, इसलिए चावल का प्रोडक्शन जो ओ ई ही रहेगा। अब ई और बी बिंदु को मिलाने वाली एक रेखा खींचिए,
बी और ए ई को मिलाने वाली रेखा है वो जो है एक नया उत्पादन संभावना वक्र है, जो ये दिखाता है कि उत्पादन संभावना वक्र में जो चेंज हुआ वो गेहूं की टेक्नोलॉजी में परिवर्तन के कारण हुआ है। यानी गेहूं का उत्पादन बढ़ा है, चावल के टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं हुआ, तो चावल का उत्पादन ओ ई के बराबर ही रहेगा। इसी प्रकार से अगर टेक्नोलॉजी पहले से बुरी हो जाती है, पहले से जो उसमें जो कमी आ जाती है, तो उस उत्पादन संभावना वक्र जो वो बाईं ओर खिसक जाता है। दूसरा, चावल की टेक्नोलॉजी में सुधार। प्रारंभ में जो उत्पादन संभावना वक्र है वो ओ ए ई दे रखा है, और इसमें ये दिखा रहा है कि भी चावल का प्रोडक्शन है वो ओ ई किया जा सकता है और गेहूं का प्रोडक्शन है वो ओ ए के बराबर किया जा सकता है। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी में किसके सुधार हुआ है? चावल की, तो चावल का उत्पादन ओ ई से बढ़कर के ओ बी हो जाता है। अब गेहूं की टेक्नोलॉजी वही है, तो इसमें गेहूं का प्रोडक्शन ओ ए के बराबर ही रहेगा। तो ए और बी बिंदु को जो मिलाने वाली हम रेखा खींचते हैं, तो वो उत्पादन संभावना वक्र जो है वो चावल की टेक्नोलॉजी में सुधार को दिखाता है। तो हमेशा ध्यान रखना, जिस वस्तु के टेक्नोलॉजी में सुधार होता है उत्पादन केवल उसी वस्तु का ही बढ़ता है। अगर दोनों ही वस्तुओं की टेक्नोलॉजी में एक साथ सुधार होता है तो दोनों ही वस्तुओं का प्रोडक्शन बढ़ेगा। सीमांत अवसर लागत। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का प्रोडक्शन करने के लिए दूसरी वस्तु की जितनी इकाइयों का त्याग करना पड़ता है, क्योंकि सारे के सारे साधन जो होते हैं काम में लगे होते हैं, इसलिए अगर हमें किसी एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई का प्रोडक्शन करना है तो साधनों को दूसरी वस्तु के उत्पादन से निकालना पड़ेगा, जिससे दूसरी वस्तु के उत्पादन की मात्रा में कमी आती है। तो इस प्रकार से एक अतिरिक्त इकाई का प्रोडक्शन करने के लिए दूसरी वस्तु की जितनी इकाइयों का त्याग करना पड़ता है उसे हम सीमांत लागत कहते हैं, सीमांत अवसर लागत कहते हैं। उत्पादन संभावना वक्र का जो ढाल होता है वो सीमांत अवसर लागत को दिखाता है, यानी सीमांत अवसर लागत के ऊपर ही जो है उत्पादन संभावना वक्र का ढाल है वो निर्भर करता है। सीमांत अवसर लागत होती है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, माइनस डेल्टा वाई आएगा यहाँ पर, माइनस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। इसका मतलब क्या हुआ? एक्स की एक अतिरिक्त इकाई में वृद्धि से वाई की जितनी इकाइयों की कमी होती है उसको हम जो है अवसर लागत कहते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि भी अवसर लागत जो वो क्या है। ये चावल की तकनीक में सुधार है, ये आपको नहीं लिखना, हम केवल अपॉर्चुनिटी को और सीमांत अवसर लागत को देख रहे हैं। ए बी जो उत्पादन संभावना वक्र है और अर्थव्यवस्था जो है वो आई बिंदु पर प्रोडक्शन करे, यानी उत्पादन का संयोग जो वो आई है, आई बिंदु के ऊपर उत्पादन जब किया जा रहा है तो चावल की ओ सी मात्रा का प्रोडक्शन किया जा रहा है और गेहूं की ओ एफ मात्रा का प्रोडक्शन किया जा रहा है। अब हमने चावल की जो इकाई बढ़ा करके सी से डी कर दी, और जब चावल का उत्पादन बढ़ा तो उसकी वजह से आप देखिए गेहूं के उत्पादन में कमी हो गई है। चावल का उत्पादन सी डी बढ़ने की वजह से गेहूं के उत्पादन में एफ ई के बराबर कमी आती है। तो ये जो कमी है ये सीमांत अवसर लागत कहलाती है कि एक्स या जो ये अपने राइस है उसकी एक इकाई के बराबर उत्पादन बढ़ाने से वीट या गेहूं की जो इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा वो जो है अवसर लागत सीमांत अवसर लागत कहलाती है। और यहाँ पर आप देखिए अर्थव्यवस्था जो है एच बिंदु पर आ जाती है। जी एच के बराबर जब उत्पादन में गेहूं चावल के उत्पादन में वृद्धि की जाती है, जिसको हम डेल्टा एक्स के द्वारा दिखाते हैं, तो डेल्टा एक्स में वृद्धि की वजह से वाई यानी वीट की जो प्रोडक्शन है उसमें डेल्टा वाई के बराबर कमी होती है। तो इस प्रकार से ये जो आई जी एच जो है ये दिखाता है कि भी सीमांत अवसर लागत क्या है। तो उत्पादन संभावना वक्र का प्रत्येक जो बिंदु है वो अपॉर्चुनिटी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को दिखाता है, और सीमांत अवसर लागत जो होती है वो एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई का प्रोडक्शन करने के लिए दूसरी वस्तु की जितनी मात्रा का त्याग करना पड़ता है उसको हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। सीमांत अवसर लागत के घटने की बढ़ने की प्रवृत्ति, जैसे जैसे एक्स की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन बढ़ाया जाता है वैसे उसके कारण जो है दूसरी वस्तु वाई के उत्पादन में जो होने वाली हानि है वो बढ़ती चली जाती है। यानी हर एक्स की अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए वाई की जो मात्रा का हमें त्याग करना पड़ रहा है वो हर बार पहले से अधिक करना पड़ेगा। इसके पीछे कारण होते हैं घटते प्रतिफल के लागू होना, यानी उत्पादन के घटते प्रतिफल की अवस्था में इकोनॉमी है। तो जब एक्स की एक अतिरिक्त इकाई का प्रोडक्शन किया जाएगा तो क्योंकि उत्पादन के घटते प्रतिफल प्राप्त हो रहे हैं इसलिए
हर बार एक x की इकाई का प्रयोग करने के लिए हमें पहले से ज़्यादा साधनों की मात्रा को x में लगाना पड़ेगा। इसकी वजह से y की जो उत्पादन है उसमें पहले से ज़्यादा कमी होती चली जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि शुरू में हमने जो है x की एक इकाई का प्रोडक्शन करने के लिए जो है 1 एकड़ ज़मीन का प्रयोग किया। अब दूसरी बार क्योंकि जो घटते प्रतिफल का नियम लागू हो रहा है, तो हम जो है 1 एकड़ में 1 इकाई का प्रोडक्शन गेहूं का जो गेहूं है उसका बढ़ा नहीं सकते, x का 1 इकाई का उत्पादन हम बढ़ा नहीं सकते। तो हमें 1 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन की आवश्यकता पड़ेगी x की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए। तो जब हमने ज़्यादा साधन निकाल लिए वस्तु की मात्रा का प्रोडक्शन करने के लिए, तो दूसरे वस्तु जो है y, उसके उत्पादन में पहले से ज़्यादा कमी आ जाती है। तो इसकी वजह से जो है सीमांत अवसर लागत जो वो लगातार बढ़ती चली जाती है। इसके साथ अपना ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।